चलिए, सो हेलो एवरीवन। सो गाइस थोड़ा ध्यान देना, आज हम लोग जो बात करेंगे चैप्टर 3 प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 30 मार्क्स का चैप्टर है ये। एग्जाम में 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन और यहाँ से 5 नंबर के एक शॉर्ट नोट्स और 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव बनते हैं। बात समझ में आया बच्चा लोग? ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चा प्रोसेस होता क्या है। ओके, तो ध्यान से सुना प्रोसेस कॉस्टिंग का। ओके, सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस होता क्या। देखिए, अ प्रोसेस मीन्स अ डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और स्टेज। अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और स्टेजेस मतलब क्या, अगर कोई एक प्रोडक्ट है, अगर उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, बट वो फाइनल प्रोडक्ट में बनने के लिए उसको कम से कम मल्टीपल प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। समझ में आएगा? प्रोसेस 1 इधर से निकला हुआ आउटपुट दूसरे प्रोसेस में जाएगा, फिर यहाँ से निकला हुआ आउटपुट दूसरे प्रोसेस में जाएगा, तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोसेस का मतलब वही है, अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन या फिर स्टेजेस। इन अ प्रोसेस इंडस्ट्रीज the raw material goes through a number of process in a sequence before the finished product is finally produced। दिखा, फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले आपको जो भी है रॉ मटेरियल को उसको दिख रहा है प्रोसेस में सीक्वेंस की तरफ से डालना। मतलब प्रोसेस 1 से ये प्रोसेस 2 में जाएगा, डायरेक्ट प्रोसेस 1 से प्रोसेस 4 में नहीं पहुंच जाएगा, सीक्वेंस में जाएगा। इधर से निकलेगा इधर जाएगा, इधर से निकलेगा इधर जाएगा। ये बात सबको समझा? जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट ऑयल। अगर सपोज कोकोनट ऑयल प्रोड्यूस करना है आपको, तो उसके लिए अलग अलग इन्वॉल्व देखिए डिस्टिंक्ट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस का नाम है खोपरा क्रशिंग। आपको सबसे पहले खोपरे को क्या करना पड़ेगा? क्रश करना पड़ेगा। इसके लिए एक मशीन होगी, वो सिर्फ क्या करेगी? खोपरे को क्रशिंग करेगी। तो आप देखना चाहते हो कि खोपरा क्रशिंग करना एक प्रोसेस है, उसके बाद वहां से जो निकला हुआ मटेरियल वो रिफाइनिंग में चला जाएगा। ओके, एंड रिफाइनिंग से थर्ड प्रोसेस में फिनिशिंग, एंड देन जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, कोकोनट ऑयल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस है। अब बात करते हैं ये प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है। प्रोसेस तो समझ में आ गया कि भैया प्रोसेस है, एक प्रोसेस से निकला हुआ आउटपुट दूसरे प्रोसेस में जाता है, दूसरे से निकला हुआ तीसरे प्रोसेस में जाता है, देन फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है। अब ये जो पहला प्रोसेस है ना बच्चा, इस प्रोसेस में क्या कॉस्ट लग रही है वो कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि प्रोसेस 1 मतलब ये जो खोपरा क्रशिंग हो रहा है, इस खोपरे क्रशिंग में टोटल खर्चा कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, इसको ये खर्चे को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या यूज करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। अब ये प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस में खोपरा क्रशिंग करने टाइम हमारी क्या कॉस्ट लग रही है वो कैलकुलेट करेंगे, रिफाइनिंग करते टाइम हमारी क्या कॉस्ट आ रही है वो कैलकुलेट करेंगे, एंड फिनिशिंग करते टाइम हमारी क्या कॉस्ट आ रही है वो कैलकुलेट करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ये बात सबको समझा? क्यों करते हैं तो ध्यान से सुनना, इसके पीछे का रीज़न यही है बच्चा, इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के पीछे का रीज़न यही है कि हम ये चेक कर सकें कि अगर मैं खोपरा क्रशिंग प्रोसेसिंग अपने यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, अगर इसकी कॉस्ट मैं खुद बना रहा हूँ, खुद इसको कर रहा हूँ, तो कॉस्ट मेरी 10 रुपये आ रही है सपोज। ओके, अगर मैं ये बाहर से डायरेक्ट खोपरा क्रशिंग किया हुआ डायरेक्ट खरीद लूँ, अगर वो मुझे 8 रुपये में बन रहा है, मिल रहा है, तो बच्चा मैं क्यों खोपरा क्रशिंग का प्रोसेस अपने यहाँ पे सेट करूँ? इससे अच्छा मैं डायरेक्ट खोपरा क्रशिंग वाले जो भी है डायरेक्ट बाहर से ही खरीद लेता हूँ, एंड उसके ऊपर रिफाइनिंग करता हूँ एक प्रोसेस, एंड दूसरा फिनिशिंग करता हूँ। खोपरा नहीं खरीदूंगा, फिर खोपरा क्रशिंग के लिए जो भी प्रोसेस है, जो भी मेरे पास मशीन है वो नहीं खरीदूंगा, डायरेक्ट खोपरा क्रशिंग किया हुआ जो भी ये मैन्युफैक्चरर रहेगा वहाँ से खरीद सकता हूँ। बात समझ में आ गया? तो यही बोल रहा है कि हम ये चेक कर सकते हैं इन 3 प्रोसेस में हम लोग जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि क्या हमें खोपरा क्रशिंग करना चाहिए या डायरेक्ट मार्केट से खरीद लेना चाहिए। अगर मैं अगर खोपरा क्रशिंग कर रहा हूँ अपने फैक्ट्री में, इसकी कॉस्ट अगर मेरी 50 रुपये आ रही है, सपोज कितनी आ रही है 50 रुपीज़, और यही खोपरा क्रशिंग में मार्केट में से डायरेक्ट खरीदता हूँ, तो अगर उसकी कॉस्ट मुझे, उसको जो कॉस्ट है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये में मिल जा रहा है, तो बच्चा मुझे क्यों खोपरा क्रशिंग करना चाहिए अपने यहाँ पे, मैंने अपने फैक्ट्री में? ये याद रहेगा, इसलिए किया जाता है। अब बात करते हैं अंडर द प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलोइंग प्रोसीजर आर फॉलोज। अलग अलग प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है प्रोसेस अकाउंट। क्या बनाना पड़ता है? प्रोसेस अकाउंट। ओके, अब ये प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोसेस अकाउंट पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट आपको सेपरेट प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब जितने भी आपके पास प्रोसेस होंगे सबका अलग अलग प्रोसेस अकाउंट बनेगा। ये बात सबको समझ में आ गया? जैसे अगर मेरे पास कोई खोपरा क्रशिंग प्रोसेस है, तो इसके लिए अलग से प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे मैं सिर्फ और सिर्फ खोपरा क्रशिंग की कॉस्ट कैलकुलेट कर पाऊंगा। इसके लिए अलग से मुझे प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके लिए अलग से प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। जितने मेरे पास प्रोसेस रहेंगे उतने मेरे पास प्रोसेस अकाउंट बनेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया? तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे,
बोल रहा है अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग डिफरेंट प्रोसेस अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, इट मींस हाउ मेनी प्रोसेस आर गिवन, सेपरेट प्रोसेस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। देखा, जितने भी प्रोसेस अकाउंट आपके यहाँ पे रहेंगे उतने प्रोसेस अकाउंट बनाए जाएंगे। बात करते हैं प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या लिखते हैं। तो डेबिट साइड में आप प्रोसेस अकाउंट के सबसे पहले लिखते हो जो भी मटेरियल आपका एक्सपेंसेस हुआ है, जो भी मटेरियल आपने खरीद के लाया है, तो वो आपको डेबिट साइड में लिखना टू रॉ मटेरियल इनपुट, ये डेबिटेड होगा। ओके, आगे जो भी मटेरियल एक्स्ट्रा आपके पास है वो भी मटेरियल आप खरीद सकते हो। जो भी मटेरियल मतलब एक रॉ मटेरियल इनपुट जो पिछले साल का था, पिछले महीने का था, जो उसको आप इस महीने में यूज़ कर रहे हो, तो वो रॉ मटेरियल इनपुट का काम करेगा। और आपने कोई नया मटेरियल खरीदा हो तो वो आपका मटेरियल का काम करेगा। अगर आपने कोई लेबर के ऊपर खर्चा किया है उस प्रोसेस के अंदर, जैसे खोपरा क्रशिंग के लिए जो बंदे लोग रहते हैं, लेबर लोग यहाँ पे काम करते हैं, उसके अगर ऊपर आपने खर्चा किया वो भी आपको डेबिट साइड में दिखाना है, लेबर का खर्चा। अगर आपने ओवरहेड के खर्चे किए हैं, ओके, पे किया है, तो ये भी आपको उस प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है। ये बात तो सबको समझ में आ गया। अब क्रेडिट साइड में क्या दिखाना है? क्रेडिट साइड में सबसे पहले आपको दिखाना है कि एनी सेल ऑफ स्क्रैप रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोसेस आर क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। कोई भी ऐसा स्क्रैप जो उस प्रोसेस अकाउंट से रिलेटेड है, उस प्रोसेस से रिलेटेड है, उसको आपको क्रेडिट साइड में दिखाना है बाय नॉर्मल लॉस बोल के। अब ये जो नॉर्मल लॉस है बच्चा लोग, ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मतलब कि एक अंदाजा है कि पास्ट ईयर या फिर एक टेक्निकल स्टडीज के थ्रू हम लोग बता पाते हैं कि भैया इतने का नुकसान होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, नॉर्मल लॉस मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये रहा, देखो इधर, बताइए, ये देखो, ये जो पहले गिर रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे गिरा हुआ है, यहाँ पे आगे गिरा है, देखो यहाँ पे गिरा हुआ, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये सब ये है नॉर्मल लॉस। ये मशीन के इनपुट मशीन में जाने से पहले ही खराब हो जा रहे हैं, ये होता है नॉर्मल लॉस। अब ध्यान से सुनना, अब ये लिक्विड के फॉर्म में है, दिखाई तो दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? अगर ये सूख गया, ओके, तो मुझे बताना क्या मैं ये नॉर्मल लॉस को बेच के कुछ भंगार का भाव कमा सकता हूँ, बेच पाऊंगा? नहीं सर, ये वेस्ट है मेरे लिए। क्या है? वेस्ट है। ओके, तो ये होता है नॉर्मल लॉस, जो मशीन में जाने से पहले ही खराब हो गया, जो भी चीज हो गया वो क्रेडिट साइड में आता है, ये होता है नॉर्मल लॉस, याद रहेगा। अब ये नॉर्मल लॉस के ना बच्चा लोग, या तो ये भंगार के भाव में बिक सकता है या फिर भंगार के भाव में नहीं भी बिकेगा। सर कैसे बिकेगा, कैसे नहीं बिकेगा, वो बताइए। अगर बच्चा ये देखिए, ये लिक्विड के फॉर्म में है ना, ये गीला गीला है बेसन, अगर ये गीला गीला यहाँ पे रख रहा है, अब ये क्या होगा, गीला है। अब मुझे बताना, ये लिक्विड के फॉर्म में गिरने के बाद ये सूख जाता है, इसको कोई खाएगा क्या, कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, तो ये वेस्ट कहलाएगा। ओके, याद रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्ट बोलेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ये होता है नॉर्मल लॉस, याद रहेगा। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी कोई कंपनी है जो टॉयज कंपनी है, मैं कोई खिलौना बनाता हूँ, तो सपोज ये एक खिलौने की मशीन है, खिलौने की मशीन में डालने से पहले जो खिलौना पहले गिर जा रहा है प्लास्टिक, वो खराब हो जा रहा है, मगर उसको बेचूंगा तो पैसा मिल जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल लॉस का आपको स्क्रैप भी मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पे ये जो नॉर्मल लॉस हो रहा है, इसका कोई स्क्रैप नहीं है, इसको कोई खरीदेगा ही नहीं। बात समझ में आ गया क्या? ये नॉर्मल लॉस है, याद रहेगा। तो नॉर्मल लॉस आपको कहाँ पे लिखना है बच्चा लोग? नॉर्मल लॉस आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। ये बात सबको समझ में आया क्या? चलिए, अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। देखा, नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं अभी आपको बताऊंगा। बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस। देखिए एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, फिर से जाते पिक्चर में, दिख रहा है, ये चाचा देखो वड़ा निकाल रहे हैं, दिख रहा है। अब ये जो वड़ा निकाल रहे हैं, हो सकता है इस वड़े में से, ये जब छान रहे थे यहाँ पे, ओके, ऐसा मतलब कि कर रहे थे वो, इस ये जो है इससे, और ये करते टाइम हो सकता है बीच में एक वड़ा फूट गया हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमने मशीन में सपोज इसके अंदर हमने डाला कितने थे, 100 वड़े, जिसमें से 2 वड़े का माल तो नीचे गिर गया, मतलब 98 वड़े बाहर आने चाहिए थे, राइट। बट 98 की जगह पे 97 अच्छे बन के आए। ओके, 97 अच्छे बन के आए, ओके, याद रहेगा क्या? तो 97 अच्छे बन के आया और एक खराब बन के आया। जो एक खराब बन के आया ना, वो है एबनॉर्मल लॉस। समझ में आया क्या? वो बन के तो आया मगर खराब बनकर आया। अब मेरा क्वेश्चन ये, जो 97 वड़े अच्छे बनकर आए, एक वड़ा खराब बनकर आया, बताइए 97 वड़े की कॉस्ट क्या होगी? बताइए 97 वड़े जो बन के रेडी हो, उसके अंदर मटेरियल पूरा लगा है, हाँ सर। जो लेबर लगा है, लेबर की भी पूरी मेहनत लगी है, ओवरहेड्स पूरा लगा है सर। ये जो 97 आपके अच्छे बनकर आए, इसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। अब ये आउटपुट जो अच्छे बनकर आए हैं बच्चे, ये सीपीयू पे कैलकुलेट होता है। सीपीयू का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट के अंदर क्या, मटेरियल का पूरा प्राइस लगा हुआ रहेगा, लेबर का पूरा मेहनत लगा रहेगा, और ओवरहेड का पूरा खर्चा लगा रहेगा। ये याद रहेगा क्या? सीपीयू वो होता है। अब मुझे बताना, जो एक यूनिट खराब हुआ है,
ओके, जो बनने के बाद पता चला कि ये खराब हो चुका है, तो जो एक यूनिट खराब हो चुका है इसके अंदर क्या क्या लगा है मुझे बताना। इसके अंदर मटेरियल लगा है, आंसर इज यस गाइस, इसके अंदर मटेरियल भी लगा है, वड़े का मसाला गया है अंदर, समझ में, इसके अंदर मसाला गया है। ओके, मटेरियल लगा, लेबर ने डाला है, लेबर का खर्चा भी हुआ है। ओके, और ये तेल के साथ साथ लाइटिंग का भी खर्चा हो रहा है, ओवरहेड का भी खर्चा हुआ है, ऑयल का भी खर्चा हुआ है, इसके अंदर ऑयल भी गया है। तो कहने का मतलब जिस प्राइस पे आपका आउटपुट कैलकुलेट होता है उसी प्राइस पे आपका सीपीयू ए एबनॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट होता है। क्यों, समझ में आया क्या? तो इसके पीछे का रीजन समझ में आया क्या बच्चा लोग? कहने का मतलब समझा? ये जो है एबनॉर्मल लॉस हमेशा सीपीयू के ऊपर कैलकुलेट होगा और ये भी हमेशा सीपीयू के ऊपर कैलकुलेट होगा आउटपुट। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? ये बात सबको समझा? बात करते हैं एबनॉर्मल गेन। दिख रहा है एबनॉर्मल गेन क्या होता है? जैसे कि एक एग्जांपल ध्यान से सुनना, एबनॉर्मल गेन क्या होता है देखिए, यहां पे आइए, हमने इसके अंदर डालने वाले कितने थे? 100 वड़े, बात सच है। और हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि भैया देखिए ये गिरता मतलब 2 वड़े का माल तो खराब होता है, हमने डिसाइड कर लिया, ऐसा मतलब एक एजम्पशन लिया। क्यों, नॉर्मल लॉस जो होता है ना ये पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हम मान लेते हैं कि भैया इतना और प्रोसेस कॉस्टिंग में लिख देते हैं, समझ में आया? तो मैंने बोला कि भैया जब भी मैं 100 वड़े बनाता हूँ ना तो लगभग 2 वड़े का माल तो जो मेरा पहले खराब हो जाता है। तो मैंने बोला कि देखिए, तो मैं क्या किया, ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो। ओके, मैंने क्या किया बच्चा लोग, इनपुट 100 वड़े का किया, मैं बोला कि 2 वड़े का माल तो खराब होता है भैया, हर बार होता है, क्योंकि वो गिरने वाला उसको कोई रोक नहीं सकता। ये जो है मुझे बताना बच्चा लोग, ये जो नॉर्मल लॉस है इसको मैं रोक सकता हूँ क्या? मैं ये बाल्टी को डायरेक्ट कढ़ाई के अंदर ला करके ऐसा डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता हूँ, ये होगा ही होगा। ओके, तो मैंने सोचा कि 2 वड़े का तो नुकसान हो जाएगा भाई, 2 वड़े तक का नुकसान हो जाएगा। ओके, तो बताइए, मैंने फिर सोचा कि 2 वड़े का नुकसान होगा तो बाहर कितना आएगा, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, आएगा बोला, आया नहीं बोला, आएगा, याद रहेगा क्या? तो मैंने बोला कि बाहर आना चाहिए 98 आना चाहिए था, बात सच है, इतना आना चाहिए था। बट जब मैंने देखा, ओके, जब मैंने देखा, ध्यान से सुनना, जब मैंने देखा बाहर 99 वड़े अच्छे बनकर आए हैं, 99 वड़े। ओके, मतलब क्या आना चाहिए था 98, 2 खराब होना चाहिए था, बट अच्छे बनकर कितने आ गए बच्चे? अच्छे बनकर आ गए हैं टोटल 99 वड़े अच्छे बनकर आ गए। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे तो 101 हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है सिर्फ 100, तो यहाँ पे भी 101 होना चाहिए बच्चा, 101 यहाँ पे भी होना चाहिए। मतलब 1 यूनिट का यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एबनॉर्मल गेन, समझ में आया? 1 यूनिट का एबनॉर्मल गेन दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ध्यान से सुनना बच्चा लोग, अब ये जो 99 वड़े अच्छे बनकर आए इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या ये 2 वड़े हमारे एक्चुअल में खराब हुए रहेंगे क्या? आंसर इज नो गाइस, ये 2 वड़े नहीं, हमारे जो लेबर ने क्या किया था इस बार, क्या किया ये मुझे बताना ना, मशीन में गया कितना? 100, राइट? हमने सोचा था ना ये 2 वो जो होगा नॉर्मल लॉस, ये हमने सोचा था, बट जब मशीन में से बाहर आया हम भी शॉक, हमने तो सोचा था सिर्फ 2 वड़े खराब होंगे, 98 बाहर आएंगे, बट 99 आया। मतलब क्या, ये जो 2 है ये हो सकता है इस 2 वड़े में से एक ही वड़ा खराब बना हो, ओके, गिरा हो, और बाकी का एक वड़ा अच्छा बनकर इधर आ गया। कहने का मतलब समझा? तो मैं बोल सकता हूँ एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीजन क्या पता है? नॉर्मल लॉस का कम होना। ये नॉर्मल लॉस का कम होना, ये 2 नहीं हुआ रहेगा, ये 2 नहीं हुआ रहेगा बच्चा लोग, एक ही हुआ रहेगा, एक इसमें से क्या बन गया रहेगा? अच्छा बन गया रहेगा। कहने का मतलब, और ये मैंने पहले कैलकुलेट करके रख लिया था 2, याद रहेगा क्या? तो इसमें से एक अच्छा बन गया रहेगा, जो अच्छा बन गया रहेगा वो इधर आ गया और एक यहाँ पे दिखाई देगा। समझ में आया क्या? ये बात सबको समझा? तो एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीजन क्या है? नॉर्मल लॉस का कम होना, ये याद रहेगा क्या? सो गाइज आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई रहेगी, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, याद रहेगा। अब पूरी थ्योरी पढ़ेंगे इसके ऊपर। अब ध्यान से सुनना, एबनॉर्मल गेन जो हो रहा है मुझे बताना, ये जो एबनॉर्मल गेन है इसको किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? हमने देखा आउटपुट सीपीयू पे कैलकुलेट होता, क्यों? आउटपुट के लिए मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड पूरे लगते हैं। एबनॉर्मल लॉस भी बनने के बाद पता चलता है, मतलब इसके अंदर मटेरियल भी लगा, लेबर भी लगा, ओवरहेड भी लगा। बताइए एबनॉर्मल गेन कब पता चलता है? सर ये भी तो बनने के बाद ही पता चल रहा है ना, आउटपुट कितना आया? 99 आया, ये भी बनने के बाद ही पता चल रहा है, तो ये भी तो सीपीयू पे कैलकुलेट होगा। तो कहने का मतलब समझा क्या? एबनॉर्मल गेन भी सीपीयू के ऊपर कैलकुलेट होता है। बात सबको समझ में आया क्या? रहे बोलो हाँ।
ये बात सबको समझा। अब पढ़ेंगे थ्योरी फटाफट। आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई, अब पढ़ते हैं हम लोग थ्योरी फटाफट। देखिए समझ में आया क्या? मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया क्यों सीपीयू के ऊपर, क्यों सीपीयू के ऊपर, क्यों सीपीयू के ऊपर, क्यों भंगार का भाव। अभी मैंने बताया नॉर्मल लॉस का भंगार का भाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, बात करते हैं वेस्ट एंड लॉसेस। क्या है वेस्ट एंड लॉसेस? बोल रहा है अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज लाइकली टू गिव राइज टू सम वेस्ट एंड लॉसेस। कुछ वेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। लेट अस फर्स्ट टू क्लियर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस टर्म वेस्ट एंड लॉसेस का मतलब क्या है। देखिए वेस्ट भी नुकसान है, लॉसेस भी नुकसान है, मगर दोनों का मतलब क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। वेस्ट मतलब क्या? देखिए बोल रहा है वेस्ट में भी इनविजिबल और विजिबल। जो वेस्ट होगा वो विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। अगर वो पानी के रूप में है, अगर वो लिक्विड के फॉर्म में, अगर वो जमीन पे गिर गया, मशीन में जाने से पहले ही जमीन में गिर गया, तो बच्चा बताइए ना वो उसका कोई भंगार का भाव है क्या? वो दिखाई देगा क्या? सोख लेगा, वो जमीन सोख लेगी, दिखाई नहीं देगा, तो वो बोल सकते हैं वो इनविजिबल। ओके अब दूसरा जो वेस्ट है वो विजिबल भी हो सकता है। ओके अब बोल रहा है इनविजिबल वेस्ट। जो इनविजिबल वेस्ट है मीन्स लॉसेस ऑफ मटेरियल बाय एवोपरेशन एंड श्रिंकेज। देखा एवोपरेशन का मतलब होता है भाप बनकर उड़ गया, जमीन सोख लिया, भाप बनकर उड़ गया, वो गिरने के बाद ही उड़ गया। समझ में आ गया क्या? या फिर श्रिंकेज हो गया, मतलब जमीन पे तो गिरा मगर वो सिकुड़ गया एकदम, अब उसका कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया? ये बात सबको समझा? दिस इज कॉल्ड एज वेट लॉस। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं वेट लॉस। अब जब भी क्वेश्चन में आपके वेट लॉस दिया रहेगा उसका भंगार का भाव नहीं रहेगा, ये याद रखना। ओके एज द मटेरियल फिजिकली डिसअपियर्स। आगे बोला इनविजिबल वेस्ट ऑब्वियसली हैज अ नो सेल वैल्यू। अब जो इनविजिबल वेस्ट है जो नीचे गिरा और गायब हो गया उसको भंगार के भाव में बेच ही नहीं सकते। बात समझ में आ गया? बात करते विजिबल वेस्ट मीन्स रेसिड्यू सच एज अ स्लैग ऑल्सो हैविंग अ नो सेल वैल्यू। ओके बोल रहा जो विजिबल है ना, जो दिखाई दे रहा है ना वेस्ट, उसका भी सेल वैल्यू नहीं। अरे मेरे को मालूम है बच्चा, अगर नहीं दिखाई दे रहा उसका सेल वैल्यू नहीं होता है, वो मेरे को पता चल गया, मगर जो दिखाई दे रहा उसका भी सेल वैल्यू नहीं है। सर कैसे नहीं हो सकता? अरे देखना बच्चा, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया ना मैंने आपको, मुझे बताओ क्या ये नॉर्मल लॉस जो मशीन में जाने से पहले हो रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है तुम लोग को? दिखाई दे रहा है सर, है कि नहीं है? विजिबल है, मगर बताओ इसको भंगार के भाव में बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते। तो ये विजिबल, ये वेस्ट है, ये लॉसेस नहीं, ये वेस्ट है। मतलब जिसको हम भंगार के भाव में बेच ही नहीं सकते, भले से वो दिखाई भी दे या नहीं दिखाई दे। अगर पानी के रूप में था, पानी गिरा और भाप बनकर उड़ गया, मशीन में जाने से पहले, मशीन में जाने से पहले होता है ये याद रखना। तो भाप बनकर उड़ गया, जो दिखाई नहीं दिया वो वेस्ट है, उसका कोई भंगार का भाव नहीं रहेगा। और जो दिखाई भी दे रहा है ये, मगर ये इसका भी कोई भाव नहीं है। समझ में आया क्या? तो वेस्ट अगर दिखाई भी दे या फिर ना भी दिखाई दे उसका कोई भी सेल वैल्यू नहीं होता। ये बात सबको समझ में आया क्या? क्या बोलो हाँ सर। अब बात करते लॉसेस क्या है। ओके देखा यहाँ पे बोला वेस्ट वेदर विजिबल और इनविजिबल हैज अ नो सेल वैल्यू, दोनों रहेगा तो भी सेल वैल्यू नहीं है। बात करते हैं लॉसेस। लॉसेस का मतलब होता है स्क्रैप। मतलब क्या? स्क्रैप मतलब क्या भैया? इसको आप भंगार के भाव में बेच सकते हो। अगर मैंने अभी बताया, अगर वो टॉयज कंपनी है जो टॉय बनाती है, अगर वो प्लास्टिक यूज़ कर रही है, प्लास्टिक को मशीन में डालने से पहले कुछ प्लास्टिक पहले ही गिर गए, ओके अब वो खराब हो गए, वो प्लास्टिक को आप बेचकर भंगार का भाव कमा सकते हो, इसको बोलते हैं लॉसेस, इसको वेस्ट नहीं बोलते। बात समझ में आ गया? तो जिसका कोई स्क्रैप है, रेसिड्यू है, स्पॉइलेज है या डिफेक्टिव यूनिट्स है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, हाँ भंगार का भाव मिल जाएगा। ओके बोल रहा द सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप एक्सेट्रा, इसका सेल वैल्यू रहेगा भंगार का भाव इज ऑलवेज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितने का वो मटेरियल है उससे कम ही रहेगा। सपोज मैंने जो टॉय लेके आया था, वो टॉय जो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक 50 रुपये केजी के हिसाब से था, बट वो गिर गया, अब वो भंगार के भाव में 10 रुपये केजी के हिसाब से ही मिलेगा मुझे। बात समझ में आ गया क्या? तो लीडिंग टू द फाइनेंशियल लॉस, इससे मुझे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स मे बी ₹100, इट कैन बी सोल्ड एज अ स्क्रैप फॉर 20, लीडिंग टू अ फाइनेंशियल लॉसेस ऑफ ₹80। कितने का लॉस हो रहा है बच्चा लोग? सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये का लॉस हो रहा है और 20 रुपये की रिकवरी हो रही है उसको भंगार के भाव में बेच के। बात समझ में आ गया? बात करते हैं नॉर्मल लॉस क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन में लिखो ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। यही जितना मैं आपको करा रहा हूँ ये ओके शॉर्ट नोट्स, इसमें से कंपलसरी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में है इस चैप्टर से। बात करते हैं नॉर्मल लॉस। अब बताना नॉर्मल लॉस जो होता है ये हम फिक्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल स्टडीज और पास्ट एक्सपीरियंस से। समझ में आया? ये जो है सबसे पहला स्टेप, हम नॉर्मल लॉस जो होता है पास्ट एक्सपीरियंस है। मुझे पता है, देखिए हर बार ये दिख रहा है ये नॉर्मल लॉस है। अगर मैं कल कैलकुलेट करूँ 100 वड़े बनाने हैं मुझे, तो मैं इतना पकड़ के चलूंगा भाई। अगर मैं कल के दिन, याद रखना मैं सोच रहा हूँ कि कल के दिन मुझे 100 वड़े बनाना है, तो मेरे को आज ही पता चल गया है कि इतना तो लॉस होने वाला है। तो नॉर्मल लॉस पास्ट एक्सपीरियंस से पता है, क्यों मैं पीछे पहले भी करते आ रहा हूँ, इतना लॉस तो होता ही है।
मतलब अगर 100 वड़े बनाने हैं तो 2 वड़े का तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा। मतलब पता चला नॉर्मल लॉस पास्ट एक्सपीरियंस या टेक्निकल स्टडी से ही पता चल जाता है। ये याद रहेगा सबको। नॉर्मल लॉस का पहला पॉइंट सब लोग लिख सकते हैं, क्या आएगा? नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज। हाँ, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज के अंडर ये होता है कि ये मुझे पता है ये होने वाला ही है, इसको मैं रोक नहीं सकता। तो बोल सकते हैं इट इज़ अनअवॉइडेबल एंड अनकंट्रोलेबल लॉस। इसको मैं रोक नहीं सकता। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बच्चा वो बाल्टी लेके खड़ा रहो एकदम उसके अंदर फिर डालू, नहीं हो सकता बच्चा, इतना नहीं ताकत है, गिर जाऊंगा खुद। तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो लॉस अपन को बियर करना ही पड़ेगा। आगे बोला इट इज इनहेरियंट इन द नेचर ऑफ मटेरियल और प्रोसेस, राइट। बोल रहा नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स। अगर मुझे नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ता है, जितना भी मैं मटेरियल इनपुट करने वाला हूँ उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस, क्योंकि मैं एक अंदाजा लगा देता हूँ कितना परसेंट का नुकसान होने वाला, परसेंटेज में रहता है नॉर्मल लॉस। मैं बोल सकता हूँ कि मैं 2% का नुकसान होगा जितना भी इनपुट डालूंगा। समझ में आया? तो अगर मैं 100 यूनिट का इनपुट कर रहा हूँ, ओके, वड़े बना रहा हूँ, तो मेरे को उसका 2% नुकसान होता है, तो 2% मतलब 2 kg का नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आ गया? नॉर्मल लॉस अमाउंट में अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस, सॉरी यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस, जितने यूनिट का मुझे नॉर्मल लॉस हुआ है, जैसे कि 2 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ है, अब उसको मैं क्या करूंगा, भंगार के भाव से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर भंगार के भाव, जैसे कि भंगार वाला मेरे को बोलता है भैया ये 2 यूनिट खराब हुआ है, इसका सपोज 2 रुपये मिल जाएगा, चलो 4 रुपये मिल जाएगा, तो ये हो गया नॉर्मल लॉस का अमाउंट कैलकुलेट ऐसे होता है, 4 रुपये मिल जाएगा। बात करते हैं नॉर्मल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट कैन बी ड्राइव्ड बाय डिडक्टिंग द नॉर्मल लॉस फ्रॉम द इनपुट। ये जो नॉर्मल आउटपुट होता है ना, जिसको हम एक्सपेक्टेड आउटपुट भी बोलते हैं, ये कब ड्राइव होता है, जब हम डिडक्ट करते हैं अपने नॉर्मल लॉस को, किससे, इनपुट से। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, ये रहा, ध्यान से देखना। अब मैंने सोचा इनपुट 100 होगा, नॉर्मल लॉस 2 होगा, तो बताइए एक्सपेक्टेड आउटपुट, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉर्मल आउटपुट, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट या नॉर्मल आउटपुट। तो नॉर्मल आउटपुट कितना आना चाहिए, 98 आना चाहिए। तो यही बोल रहा है कि नॉर्मल आउटपुट या एक्सपेक्टेड आउटपुट ये कब ड्राइव होगा, जब हम नॉर्मल लॉस को डिडक्ट करेंगे इनपुट से। बात तो समझ में आ गया? ये पूरा डायग्राम आप बना सकते हो। समझ में आया? सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया रहेगा, बोलो हाँ। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस। चलिए एबनॉर्मल लॉस के बारे में बात करते हैं। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग। एबनॉर्मल लॉस मतलब ऐसा लॉस जो बनने के बाद पता चलता है, जो डिफेक्टिव होता है। तो बच्चा अगर ये बनने के बाद पता चल रहा है तो क्या होगा, इसके अंदर मटेरियल भी लगा है, इसके अंदर लेबर भी लग चुका रहेगा, इसके अंदर आपका ओवरहेड्स भी लग चुका है। तो सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस जो भी होता है, इसका जो भी वैल्यू होता है वो सीपीयू के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप इज टू कंपेयर द नॉर्मल आउटपुट विथ एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे हम क्या कंपेयर करते हैं, नॉर्मल आउटपुट को अपने किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल आउटपुट से ऑफ द प्रोसेस, एंड डिटरमाइन करते हैं, क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जिससे हमें पता चलता है कि कितने यूनिट का हमारा क्या हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है। जैसे एग्जांपल, हमने मशीन में डाला कितना था, 100, हमने सोचा 2 यूनिट का नुकसान होगा, तो मशीन में से बाहर कितना आना चाहिए था, वर्ड बोल रहा कितना आना चाहिए था, 98, बट मशीन में से आया सिर्फ 97 अच्छे बनकर। आए तो 98 ही थे, मगर 97 अच्छे बनकर आए, इसको बोलते हैं एक्चुअल आउटपुट। कितने अच्छे बनकर आए वो 97, कितने खराब बनकर आए 1, ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। तो क्या किया इन लोगों ने, क्या बोला, जब हम अपने नॉर्मल आउटपुट को कंपेयर कर रहे हैं किससे, एक्चुअल आउटपुट से, ये नॉर्मल आउटपुट है 98, इसको कंपेयर कर रहा हूँ एक्चुअल आउटपुट से, जो इससे पता चलता है मुझे कितने यूनिट का मुझे एबनॉर्मल लॉस हुआ है। ये बात सबको समझ में आया? दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। अब ये एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, क्वांटिटी रिकंसिलिएशन, जो कि मैंने यहाँ पे बना के दिखा दी। दूसरा पॉइंट समझ में आया? यहाँ पे क्या होता है, इफ एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन नॉर्मल आउटपुट इट इंडिकेट द एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, कम होगा आपके नॉर्मल आउटपुट से। जैसे एक एग्जांपल फिर से देखिए, 100 बोला था, 2 खराब होगा, तो कितना आना चाहिए था, 98, आया कितना, 97। तो मुझे बताना एक्चुअल आउटपुट जो ये है, ये क्या है, लेस है, कम है, किससे, नॉर्मल आउटपुट। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट को ही नाम बोलते हैं हम लोग नॉर्मल आउटपुट, याद रहेगा क्या, कम है, तो ये हमें एबनॉर्मल लॉस बताएगा। अब बात करता है एबनॉर्मल लॉस होने का कारण क्या है, किसकी वजह से एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस में बी कॉज बाय एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ये किसके द्वारा होता है, एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, जैसे एक्सीडेंट होने के कारण से हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से खराब हो सकता है माल। इन एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, वर्कर ने ध्यान नहीं दिया, वड़े को क्या करना था, उसको थोड़ा देर बाद उसको ऐसा ऐसा चलाना था, बट उसने स्टार्टिंग में चला दिया, तो इसकी वजह से वड़े फुट गए। या फिर पावर फेलियर, वड़े छान रहे थे जब तक लाइट चली गई, जिसकी वजह से वड़े कच्चे ही रह गए, खराब होने चालू हो गए। ओके, बैड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अब जो बेसन था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, जिसकी वजह से वड़े बीच में फट गए। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से एबनॉर्मल लॉस होता है। क्या हम एबनॉर्मल लॉस को रोक सकते हैं, आंसर इज यस गाइस, हम एबनॉर्मल लॉस को रोक सकते हैं। ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो, ये कंट्रोलेबल है, अगर इसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो। समझ में आया, प्रिवेंटिव एक्शन लोगे तो इसे रोक सकते हैं। क्या एबनॉर्मल लॉस सबको समझ में आ गया?
बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस के ऊपर। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एबनॉर्मल लॉस का। ये एक अनएक्सपेक्टेड लॉस है, जो हमने सोचा नहीं था ये हो गया ऐसा लॉस। इट इज़ अ मैनेजेबल, हाँ ये मैनेजेबल है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं अगर हम इफ सुटेबल प्रिवेंटिव एक्शन ले सके तो। अगर हम ले सकते हैं तो ये अपने आप रुक सकता है, मगर नॉर्मल लॉस नहीं रुक सकता, वो होने वाला है। एबनॉर्मल लॉस रोक सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड लॉस रिप्रेजेंट, और ये हमें क्या बता रहा है, डिफरेंस बताता है एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड लॉस के बीच का। ओके, अब एबनॉर्मल लॉस बनाते कैसे है, देखिए जब भी हमने प्रोसेस अकाउंट बनाया बच्चा लोग, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने एबनॉर्मल लॉस लिखा। जब भी हम एबनॉर्मल लॉस बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में प्रोसेस लिखेंगे, बात सच है। देखिए यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट लिखा, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ मुझे एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है वो 100 यूनिट का हुआ है, और ओके 100 यूनिट का हुआ है, ध्यान से सुनना। ओके यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखिए एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट का हुआ है, और CPU एक यूनिट को बनाने के लिए जो लग रहा था, सपोज 10 रुपये लग रहा था, तो कितना हो गया 100 × 10 मतलब 1000 रुपये का नुकसान हुआ है एबनॉर्मल लॉस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1000 रुपये का नुकसान हो चुका है। अब ये 100 यूनिट खराब हो चुके हैं, बनने के बाद खराब हुए हैं। अब ये बनने के बाद खराब हुए तो इसको मैं रखूंगा क्या, नहीं भैया इसको बेचूंगा। अगर बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा। तो देखिए क्रेडिट साइड में बाय कैश एंड बैंक 100 यूनिट बेच दूंगा। क्या जब मैं बेचूंगा ओके इसकी कॉस्ट 10 रुपये है, क्या सामने वाला मेरे को 10 रुपया देगा क्या, भैया ये बनने के बाद खराब हो, सामने वाला बोलता है भैया 2 रुपया दूंगा, लेने का है तो देने का है तो दे, अदरवाइज जाने दे। तो वो 2 रुपये के हिसाब से मुझे कितना दे देगा सर, 200 रुपया दे देगा। मुझे बताना 1000 रुपये के नुकसान में से 200 रुपया मेरे को मिल गया, तो मुझे नेट लॉस कितने का हुआ सर, सिर्फ 800 रुपये का हुआ। ये नेट लॉस को हम बोलते हैं कॉस्टिंग P&L, बाय कॉस्टिंग P&L। समझ में आया 800 रुपये। तो क्या हमारा एबनॉर्मल लॉस भी सबको समझ में आया। एबनॉर्मल लॉस के 4 पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करते हैं, जिससे हमें क्वांटिटी पता चलती है एबनॉर्मल लॉस की। इसके लिए हमें बनाना पड़ता है क्वांटिटी रिकंसिलिएशन, ये बना देना। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट कम होता है नॉर्मल आउटपुट से, ये इंडिकेट करता है नॉर्मल लॉस होने के क्या क्या कारण है। हर एक पॉइंट पे एक मार्क्स है, ये याद रखना। समझ में। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको याद रहेगा तो ये 2 पॉइंट लिख देना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लेना, बस हो गया भैया। 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं। ये भाई कॉस्टिंग का पेपर है, याद रखना। बात करते हैं एबनॉर्मल गेन क्या होता है। सेम एबनॉर्मल गेन में भी हम कंपेयर करते हैं अपने नॉर्मल आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से, इससे हमें पता चलता है कि क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल गेन। सेम यही पॉइंट जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट वही है, दूसरा पॉइंट वही है, दोनों पॉइंट यहाँ पे भी सेम है, दिख रहा है सेम। बट यहाँ पे क्या हो गया, तीसरा पॉइंट एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा रहता है यहाँ पे नॉर्मल आउटपुट से। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने सोचा मशीन में 100 यूनिट जाएंगे, जिसमें से 2 यूनिट खराब होगा, 98 बाहर आना चाहिए था, बट 99 आ गया। ओके, हमने सोचा था 98 आएगा बट 99 आया, मतलब क्या, हमने ये सोचा था 2 खराब होगा, ये 2 खराब नहीं हुआ, 1 ही खराब हुआ है, तभी तो 99 बाहर आया, और तभी हमारे पास एक एबनॉर्मल गेन हो गया। तो बताइए यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है नॉर्मल आउटपुट से, तो यहाँ पे वही बोल रहा है एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा रहेगा नॉर्मल आउटपुट से, ये हमें इंडिकेट करेगा एबनॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का कारण क्या, हमारे वर्कर ने इस बार अच्छे से काम किया। हमने वर्कर को बोला भैया देख इस बार तो तू खराब मत करना कुछ भी, तो वो बोलता है सर कोई बात नहीं, इस बार तो बाल्टी एकदम टचा के रखूंगा। मतलब क्या, उसने बाल्टी टचा के रखा और कढ़ाई में डालते गया, मतलब क्या, नॉर्मल लॉस कम किया, नॉर्मल लॉस कम हुआ, इसकी वजह से एबनॉर्मल गेन हुआ। बात समझ में आ गया क्या। तो मेरे वर्कर ने अच्छे से काम किया, एक्सीलेंट क्वालिटी का मटेरियल मिल सकता है जिसकी वजह से बड़े फूटे नहीं, अच्छे बन गए। रिसेंट रिपेयर हुआ था मशीनरी का एंड सो ऑन, समझ में आया। द यूनिट्स एंड अमाउंट इज डेबिटेड टू द रिलेवेंट प्रोसेस अकाउंट, बात सच है। ये जो भी रहता है ये एबनॉर्मल गेन, ये प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में होता है, एंड क्रेडिट होता है एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। ये देख लीजिए यहाँ पे, देखिए बच्चा लोग, जब भी हमने प्रोसेस अकाउंट बनाया उसके डेबिट साइड में एबनॉर्मल गेन लिखा, बात सच है कि नहीं, बोलो हाँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी वही लिखा है, यूनिट्स एंड अमाउंट डेबिटेड टू द रिलेवेंट प्रोसेस अकाउंट एंड क्रेडिटेड होगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट के। एबनॉर्मल गेन अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो यहाँ पे लिखा। अब एबनॉर्मल गेन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे तो बताइए एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीजन क्या है, नॉर्मल लॉस का कम होना। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस लिखना, ये याद रखना, एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीजन है नॉर्मल लॉस का कम होना। समझ में आ गया क्या। ओके, प्रोसेस अकाउंट के देखिए यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। हमने सोचा कि सपोज 10 यूनिट हमारे अच्छे बनकर आ गए, कितने यूनिट आ गए, ओके 10 यूनिट अच्छे बनकर आए, 1 यूनिट का 10 रुपये है, तो बताइए 10 यूनिट का कितना हो जाएगा सर, 100 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया। कितने यूनिट का, 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब 10 यूनिट अच्छे बनकर आ गए बच्चा लोग, तो मुझे बताना यहाँ पे देखिए, जब मैं बनाऊँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10 यूनिट 100 रुपया क्रेडिट साइड में। बट बताओ 10 यूनिट अगर मेरे अच्छे बन गए तो इसकी वजह से मेरा नॉर्मल लॉस भी तो कम हुआ रहेगा। तो मैंने पहले सोच लिया था जो नॉर्मल लॉस मेरा 20 होने वाला है, सपोज मैंने नॉर्मल लॉस सोचा था 20 होने वाला है, और ये 20 के हिसाब से 2 रुपया मैंने अपने खीसे में डाल लिया था, 4 रुपये मतलब 40 रुपये मैंने मेरे खीसे में डाल लिया था। बट इस 20 में से 10 यूनिट तो मेरे अच्छे बन गए, 10 ही यूनिट खराब हुए ना। अब ये 10 यूनिट का कितना 20 रुपया, ये जो 10 यूनिट खराब हुए
ये 20 रुपये मैंने मेरे खिस्से में डाल दिया, और ये 10 यूनिट के ऊपर का जो 2 रुपया था 20 रुपये, ये ऑलरेडी मैंने मेरे खिस्से में पहले से डाल के रखा। क्यों? मैंने 40 रुपये पहले से खिस्से में डाल के रखा, मगर ये 10 यूनिट तो अच्छे बन गए, और ये अच्छे बन गए, इसके अंदर का 2 रुपये में तो मैंने पहले से डाल के रखा है। तो यहाँ पे मैं वही लिखूंगा, नॉर्मल लॉस लिखूंगा 10 यूनिट का, इसका जो स्क्रैप वैल्यू, क्या स्क्रैप वैल्यू मतलब भंगार का भाव, @(2) मल्टीप्लाई कर दूंगा। 20 रुपये मेरे को ऑलरेडी पहले से मिल चुका है, तो बताइए 100 में से 20 रुपये पहले से ही मिल चुका है, जो मैंने नॉर्मल लॉस समझ के रख लिया था। तो बताओ मुझे अभी कितना मिलना बाकी? सर सिर्फ 80 रुपया। तो 80 रुपया मेरे लिए नेट प्रॉफिट होगा, जिसको मैं बोलूँगा कॉस्टिंग P&L। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्या यहाँ तक सबको समझा क्या? बोलो आंसर इज यस। ओके, याद रहेगा पक्का? बोलो ओके। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट क्या होता है। चलिए जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट फिर से अपने डायग्राम पे आ जाते हैं बच्चा लोग। चलिए ये रहा, आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये देखो इधर, ये वड़े बना रहे थे, गलती से इनसे चूड़ा भी बन रहा है। ये देखो इधर दिख रहा है, ये चूड़ा बन रहा है वड़े के अंदर का। ये जो चूड़ा बन रहा है ना, ये है बाय प्रोडक्ट। इनका इंटेंशन नहीं था चूड़ा बनाने का, इनका इंटेंशन था वड़ा बनाने का। इनका मेन प्रोडक्ट वड़ा है, इनका जॉइंट प्रोडक्ट वड़ा है। इन्होंने क्या किया है, ये वड़ा बना रहे थे, बट इंटेंशनली नहीं था इनका कि वड़ा बनाना है। सॉरी, इनका इंटेंशन नहीं था कि चूड़ा बनाना है, बट गलती से चूड़ा बन गया। तो चूड़ा बन गया तो फेंक दें? नहीं, ये जो चूड़ा है ये बाय प्रोडक्ट है। इसकी सेल वैल्यू कम रहेगी एज कम्पेयर टू वड़ा। वड़े की प्राइस अगर 14 रुपया है तो इसकी सेल वैल्यू 2 रुपया 3 रुपये में बिक जाएगा। मतलब समझ में आया? ये होता है बाय प्रोडक्ट, याद रहेगा। मतलब क्या, आप किसी प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हो, बट उस प्रोडक्ट से गलती से कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जा रहा है जिसकी सेल वैल्यू बहुत कम है, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। याद रहेगा क्या? तो ये था बाय प्रोडक्ट, जो चूड़ा बना रहे। आपको एकदम अच्छे से एग्जाम्पल भी समझ में आया। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है बाय प्रोडक्ट, क्या है जॉइंट प्रोडक्ट। चलिए देखिए बच्चा, अभी इसी के ऊपर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले, बिकॉज ये अगर आपको आता रहेगा पूरा, ये आपको आ गया, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। देखिए, जॉइंट प्रोडक्ट हैव इक्वल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यस, वड़े का इक्वल इंपॉर्टेंस है भैया, वड़ा बहुत वैल्यू है उसका, वो वैल्यूएबल है। बट बाय प्रोडक्ट हैज अ लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। वो जो छुड़ा था उसका क्या है इंपॉर्टेंस है, क्या उतना नहीं, वो 2-3 रुपये में बिक जाएगा, या फिर वड़े के साथ डाल के दे देंगे। समझ में आ गया? जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस एट द सेम टाइम। जॉइंट प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है सेम टाइम पे, बट बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस, दिख रहा है, इंस्टेंटेनियसली और एडिशनली। ये हमारा मकसद नहीं था इसको प्रोड्यूस करने का, बट हो गया तो अब क्या करें। समझ में आ गया? जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम इनपुट, दिखा। बट बाय प्रोडक्ट, दिख रहा है यहाँ पे, बाय प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द स्क्रैप, दिखा। ये स्क्रैप से हुआ, जो वड़े के ऊपर का जो निकलता था ना, वो वड़ा ऐसा डालते तो वड़े के ऊपर से निकल निकल के वो चूड़ा बनना चालू हो गया, स्क्रैप से बन गया ये। समझ में आ गया? जॉइंट प्रोडक्ट हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन कॉस्ट। जॉइंट प्रोडक्ट इफेक्ट डालता है कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि वड़े का वैल्यू 14-15 रुपया 16 रुपया है, बट बाय प्रोडक्ट हैव ए स्मॉल इफेक्ट ऑन कॉस्ट। इसका कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं भैया, ये 2-3 रुपये में ही बिक जाएगा। तो कहने का मतलब समझ में आ गया क्या? सबको यहाँ तक समझा क्या रे बच्चा लोग? बोलो हाँ, यहाँ तक सबको समझा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चा लोग, किसकी बात करेंगे? ओके, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चा लोग? ऑब्जेक्टिव। तो चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी हो जाओ सब लोग, फटाफट ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे, देन उसके बाद ये पूरा थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव हमने खत्म कर देंगे ये चैप्टर का। ओके, चलिए फटाफट ऑब्जेक्टिव। अब सारे ऑब्जेक्टिव आपके बन जाएंगे, देखो मैं कुछ भी, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके बन जाएंगे बच्चा, देख लेना। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे, अपने आप बनेंगे, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं रहेगी। ये रहा सबसे पहला, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स आर इक्वल टू। एबनॉर्मल लॉस यूनिट आर इक्वल टू, ध्यान से सुनना, एबनॉर्मल लॉस यूनिट आर इक्वल टू क्या है? ऑप्शन 4-5 है, अप्रैल 2015 में आया। ध्यान से सुनना, बना लेते अपने एक प्रोसेस अकाउंट। ये रहा। ओके, यहाँ पे इनपुट होता है। एबनॉर्मल लॉस कब होता है? जब हम नॉर्मल लॉस सोचे थे, माइनस कर देंगे। जैसे ये 100 है, 100 में से 2 यूनिट माइनस करो, हमारा आउटपुट कितना है? सपोज 98 आया, 97 आया, तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा? सर एबनॉर्मल लॉस आएगा 1 यूनिट का। तो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। देखिए बताइए, इनपुट में से हमने क्या माइनस किया? सर नॉर्मल लॉस और आउटपुट। जब हम इनपुट में से नॉर्मल लॉस और आउटपुट माइनस कर देते तो हमें एबनॉर्मल लॉस मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस प्लस आउटपुट, यही है। इनपुट 100 का है, नॉर्मल लॉस 2 का है, प्लस 97। मुझे बताना 100 में से 99 माइनस करो, 1 का क्या आ गया? एबनॉर्मल लॉस। ऐसा कोई है क्या? इनपुट माइनस ब्रैकेट में नॉर्मल लॉस प्लस आउटपुट। हाँ सर, ये क्या है? सी वाला आंसर है। कहने का मतलब समझा? अगर आपको आता रहेगा तभी आप कर पाओगे। नेक्स्ट, एबनॉर्मल गेन अराइजेज। बताइए एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीजन अब भी बताया, नॉर्मल लॉस का कम होना है क्या? देयर इज अ रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। देखा, एक भी ऑब्जेक्टिव जो मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसके बाहर से नहीं आया रहेगा, देख लेना। ओके, द प्रोडक्ट विच हैज़ अ लोअर सेल वैल्यू देन मेन प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। अभी बताया मैंने,
देखा, मार्च अप्रैल 2015 का पेपर है, तीनों अप्रैल 2015 में आए थे क्वेश्चन। बात करते हैं, इफ द इनपुट इज 8400 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस 15% है एंड आउटपुट 7500 यूनिट है, बताइए एबनॉर्मल गेन कितना होगा। बना लेते हैं एक प्रोसेस अकाउंट छोटा सा। देखिए बच्चा लोग, इनपुट 8400, ये नॉर्मल लॉस 15% है, ये 15% किसके ऊपर होता है, इनपुट के ऊपर। तो निकालिए यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस कितना, 15%, किसका, इनपुट। इनपुट कितना हो रहा है मशीन में, देखिए मशीन में डाल कितने रहो, 8400, 8400 मल्टीप्लाई बाय 15%, सर ये आ रहा है 1260। ओके, आउटपुट भी कहाँ पे आता है सर, क्रेडिट साइड में आता है। आउटपुट लिखिए यहाँ पे, क्या हो रहा है, एबनॉर्मल गेन, इसका टोटल कर लीजिए पहले। सर ये आ रहा है 8760, तो यहाँ पे भी आना चाहिए था 8760, इसमें से माइनस कर दो ये 8400 माइनस 8400, सर यहाँ पे 360 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। 360 है क्या एबनॉर्मल गेन, ये रहा। चलिए नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन ये देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, फिर से बना लेते हैं। ये एक्चुअल आउटपुट है, आउटपुट क्रेडिट साइड में आएगा 25,000। भाई नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस भी क्रेडिट साइड में आता है 3000 यूनिट का। सर एबनॉर्मल लॉस भी क्रेडिट साइड में आता है। हमें क्या बोल रहा है, इनपुट बताइए कितना, तो कोई बात नहीं, क्रेडिट साइड का टोटल कर लो। सर ये 30,000 आ रहा है, अगर क्रेडिट साइड में 30,000 है तो डेबिट साइड में भी यूनिट 30,000 ही होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है 30,000, ये क्या रहेगा सर, ये इनपुट रहेगा। ये बात सबको समझा, बताइए कुछ भी बाहर से आ रहा है क्या बच्चा, आराम से आपको आ गया ये आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च 2017 में आया था, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चा लोग। ओके, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा छोटा कर दूँ क्या, हाँ थोड़ा ऊपर ऊपर जाते रहेंगे, दिखते रहेंगे। ओके चलिए देखिए, सबसे पहला क्या बोल रहा है, बना लेते प्रोसेस अकाउंट, थोड़ा बड़ा बना लेते। यहाँ पे खर्चा दिया हुआ है, देखिए यूनिट नहीं दिया, खर्चा दिया, थोड़ा ध्यान देना। ओके, बोल रहा है इनपुट, इनपुट कितना है 69,920, राइट। नॉर्मल लॉस कितना है, यहाँ पे नॉर्मल लॉस लिख दीजिए सर 1520। इनपुट यूनिट में दिया है, इनपुट है 1900 यूनिट का, नॉर्मल लॉस का यूनिट दे दिया 190 यूनिट। बोल रहा है एबनॉर्मल लॉस आपको 30 यूनिट का हुआ है, और बोल रहा है कि बताइए एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए का है। ओके, यूनिट में दिया, तो सबसे पहला आपको निकालना पड़ेगा सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने की क्या कॉस्ट रहती है, उसका फॉर्मूला है सीपीयू। सीपीयू का फॉर्मूला है, जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है उसको लिख दीजिए, टोटल एक्सपेंसेस डेबिट साइड में जितने भी है 69,920, उसमें से माइनस करना है नॉर्मल लॉस का अमाउंट। नॉर्मल लॉस का अमाउंट है 1520, डिवाइड करना है आपको जितना भी इनपुट हुआ है 1900 यूनिट का, माइनस जितना भी नॉर्मल लॉस का यूनिट है उसको माइनस कर दो, आपको सीपीयू मिल जाएगा। ओके, ये याद रहेगा सबको। चलिए देखिए यहाँ पे 69,920 माइनस 1520, यह आ रहा है बच्चा लोग 68,400 डिवाइड बाय 1900 माइनस 190, 1900 माइनस 190, ये आ रहा है आपका 1710। इसको डिवाइड करो 68,400 डिवाइड बाय 1710, ओके, तो 40 रुपीज़ आ रहा है, मतलब 40 रुपीज़ पर यूनिट। आपका कितना खराब हुआ है, 30 यूनिट, एक यूनिट का 40 रुपया है, तो ऐसे 30 यूनिट खराब हुए हैं, तो 30 इंटू 40 करो बच्चा, 1200 रुपया आ रहा है। 1200 आंसर में है क्या, यस 1200 आंसर में है ये। अब मुझे बताना एबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू, एबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू, चलिए एबनॉर्मल गेन के लिए भी मैंने आपको बता दिया बच्चा लोग। देखिए यहाँ पे आ जाए, एबनॉर्मल गेन के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे एबनॉर्मल गेन होता है, देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को, तो क्या है सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है सर, 99 बड़ा है या 98 बड़ा है, सर 99 बड़ा है, तो 99 बड़ा है, मतलब एक्चुअल आउटपुट पहले लिखो, उसमें से एक्सपेक्टेड आउटपुट को माइनस करना, तब जाके 1 यूनिट का मतलब क्या सर, एक्चुअल आउटपुट जो बड़ा है उसको पहले लिखना है। एक्चुअल आउटपुट कितना है सर 99 है, और एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है 98 है, तो एक्चुअल आउटपुट में से जब हम एक्सपेक्टेड आउटपुट को माइनस करेंगे तब जाके हमें एबनॉर्मल गेन मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे है क्या, ये देखिए एक्चुअल आउटपुट में से जब हम अपने नॉर्मल आउटपुट को माइनस करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, एबनॉर्मल गेन। याद रहेगा, देखिए एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इसमें से हो गए जितने मैंने बताए हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू, नॉर्मल लॉस कहाँ पे डेबिट होता है, ओके चलिए नॉर्मल लॉस कहाँ पे डेबिट होता है, अभी मैंने बताया नॉर्मल लॉस डेबिटेड टू। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो सबसे पहला नॉर्मल लॉस पहले तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, इधर देखिए सॉरी इधर, और दूसरा कहाँ पे आता है ध्यान से देखना, अगर आपको आता रहेगा, ये रहा एबनॉर्मल गेन है उसके डेबिट साइड में। मैंने अभी बताया एबनॉर्मल गेन के पीछे, एबनॉर्मल गेन होने के पीछे का रीजन है नॉर्मल लॉस का कम होना, इसलिए नॉर्मल लॉस आपका यहाँ से, ओके
तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा सर? एबनॉर्मल गेन। देखा एक भी बाहर से नहीं। नॉर्मल लॉस इज, नॉर्मल लॉस को रोक सकते हैं सर, ये नॉन कंट्रोलेबल। अब भी हमने देखा हमारे इसमें, देखिए पीडीएफ के अंदर का ये, पीडीएफ के बाहर का कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे अनकंट्रोलेबल है या फिर नॉन कंट्रोलेबल है, तो इसको हम रोक नहीं सकते। देखा एबनॉर्मल लॉस अराइजेज ड्यू टू द एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, देखा नवंबर 2019 में, ये भी हमारे नोट्स का है। चलिए देखिए यहाँ पे ये रहा एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस दिख रहा है यहाँ पे। एबनॉर्मल लॉस होने के पीछे का रीजन है एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, दिख रहा है बच्चा लोग। नॉर्मल लॉस इज कैलकुलेटेड एट द सर्टन परसेंटेज ऑफ इनपुट यूनिट इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस, यही इसी को बोलते हैं ना इंट्रोड्यूस। जितना इंट्रोड्यूस करे, जितना इनपुट कर रहे, उसी के ऊपर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया जाता है। आउटपुट है 2500 यूनिट का, नॉर्मल लॉस है 300 यूनिट का, अब नॉर्मल लॉस है 200 यूनिट। तीनों के तीनों क्रेडिट में ही आते हैं, तो तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड करते हो तो 3000 आएगा, तो डायरेक्ट इनपुट भी हमारा 3000 हो जाएगा। क्यों डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर 3000 दिखाई देगा, अब भी किया था। प्रोसेस कॉस्टिंग कौन सी कंपनी अप्लाई करती है? क्या वो पेपर इंडस्ट्री अप्लाई करती है, ट्रांसपोर्ट कंपनी, प्रिंटिंग प्रेस, रिपेयर वर्क? नहीं भैया, रिपेयर वाले तो कुछ नहीं, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होता, प्रिंटिंग में कोई रिपेयर नहीं, ओके प्रोसेस नहीं अप्लाई किया जाता है। और ट्रांसपोर्ट वाले तो भैया ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में देखिए सबसे पहला वुड होता है, वुड को कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है, दूसरे प्रोसेस के बाद धीरे धीरे 2-3 प्रोसेस के बाद वो पेपर बनता है, तो यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग भी अप्लाई करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे देखिए 25,000 यूनिट आउटपुट में है, ये भी नॉर्मल लॉस है, क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट। अरे बच्चा ये फिर से रिपीट हुआ है, देखो अप्रैल 2018 में फिर से आया, तीनों क्रेडिट है, तो तीनों का क्रेडिट का देखिए कितना हो रहा है, 30,000 होगा, तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा इनपुट जो कि 30,000, खत्म। नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू, नॉर्मल आउटपुट कब आता है? चलिए नॉर्मल आउटपुट कब आता है, ऑलरेडी आपको पता है नॉर्मल आउटपुट कब आता है। देखिए जब हम इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस करते हैं तभी तो नॉर्मल आउटपुट आता है, दिख रहा है यहाँ पे नॉर्मल आउटपुट। इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस करना है आपको, इनपुट में से नॉर्मल लॉस, देखिए इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस कर दिया, आ गया नॉर्मल आउटपुट। अप्रैल 2018 में आया था क्वेश्चन। बात करते हैं, ओके इसके साथ सारे के सारे खत्म। अब बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। चलिए क्या प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम अप्लीकेबल पेपर मिल्स? यस, अब भी देखा ना ट्रू एंड फॉल्स में, ट्रू। समझ में आया क्या बच्चा लोग? नेक्स्ट, इनविजिबल वेस्ट हैज अ नो सेल वैल्यू, यस जो वेस्ट दिखाई नहीं दे रहा उसका कोई सेल वैल्यू रहता है क्या? नहीं रहता है, ये भी ट्रू। एबनॉर्मल लॉस इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू, ओ प्रोसेस अकाउंट में ये स्क्रैप वैल्यू पे नहीं भैया, एबनॉर्मल लॉस तो सीपीयू पे होता है, अभी हमने देखा था, ओके तो ये फॉल्स। यूनिट प्रोड्यूस एट अ प्रोसेस आर नॉट होमोजीनियस, भैया जितने भी यूनिट आप प्रोसेस अकाउंट बना रहे हो सबके सब एक जैसे ही बनते हैं, होमोजीनियस रहते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या? एक जैसे यूनिट आएंगे ना बाहर से, बाहर प्रोसेस में डालोगे मशीन में, अगर 10 यूनिट डाल रहे हो तो 10 के 10 एक जैसे ही बन के आएंगे, तो भैया ये फॉल्स है। ये बोल रहा है एक जैसे नहीं आते क्या? नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस कॉस्टिंग इज कंट्रोलेबल, भैया नॉर्मल लॉस को मैंने बताया, नॉर्मल लॉस को हम रोक नहीं सकते, एबनॉर्मल लॉस को रोक सकते हैं। नॉर्मल लॉस होगा ही होगा, कुछ भी करो, ये भी फॉल्स। सेल वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट इज अ सिग्निफिकेंट, यस जॉइंट प्रोडक्ट मतलब मेन प्रोडक्ट, उसको बेचेंगे तो वो सिग्निफिकेंट वैल्यू देता है ना, यस यस मेन प्रोडक्ट है भैया। नॉर्मल लॉस अकाउंट इज डेबिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट, नहीं भैया नॉर्मल लॉस तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, फॉल्स। एबनॉर्मल गेन अराइजेज व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस, बताइए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, बोलो। ओके एबनॉर्मल गेन कब होता है? जब एक्चुअल लॉस आपका क्या है, कम है एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस से। समझ में आ गया क्या? एक्चुअल खर्चा कम है, आपने सोचा था कि सपोज आपने सोचा था कि मेरा जो एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है, दिख रहा है यहाँ पे, आपने सोचा था कि बच्चा 100 रुपये का खर्चा होगा, 100 रुपये का नुकसान होगा, बट 80 रुपये का ही नुकसान हुआ है, बताइए तो 20 रुपये आपका बच गया, तो 20 रुपये क्या है गेन। आपने सोचा था, मतलब ये नॉर्मल एक्सपेक्टेड सोचा था 100 रुपये का खर्चा होगा, 100 रुपये का नुकसान होगा, बट सिर्फ 80 रुपये का एक्चुअल में लॉस हुआ है, तो भैया एबनॉर्मल गेन, ये राइट है। ज्वाइंट प्रोडक्ट इज एडिशनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, यस ट्रू। ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या है? एडिशनल प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो ये ट्रू है। बात करते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन इज क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन नहीं बचा, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस आता है, देख लो यहाँ पे, देख लो अभी तुम लोग देख लो बच्चा लोग, देखो यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस होता है, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में एबनॉर्मल गेन आता है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, एबनॉर्मल गेन जो है वो क्रेडिट में आता है क्या? नहीं, फॉल्स। 2023 का आंसर फॉल्स। बात करते हैं प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ए प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय स्क्रैप वैल्यू, हाँ प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो नॉर्मल लॉस होता है उस स्क्रैप वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, यस आंसर इज यस, ट्रू 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 ट्रू। समझ में? सेल वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट इज सिग्निफिकेंट, देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, देखो यहाँ पे फिर से ये ट्रू है। सो गाइस इसी के साथ जितने भी एग्जाम में 5-6-7 पेपर हुए थे, ओके तो मैंने पूरे के पूरे पेपर अभी तक मैंने आपको दिखा दिए, उसके मैंने डिस्कशन किया, मैंने आपको थ्योरी भी किया। अब आप लोगों को लगता है कि गाइज मेरे को पूरे के पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी चाहिए, तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से,
आप जाइए वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से सारे लेक्चर्स अवेलेबल, आप वीडियो लेक्चर के थ्रू आप पूरे के पूरे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने कॉस्टिंग सब्जेक्ट में। समझ में आया क्या? ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी रहेंगे और एकदम एकदम सिंपल सा है। अगर किसी को भी नोट्स या फिर कुछ आप लोगों को ये सारी चीज़ें चाहिए, ओके, ट्रू एंड फॉल्स ये जो भी रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है, विजनरी कॉमर्स अकेडमी के ऐप के ऊपर पड़ा है ऑलरेडी, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, वहाँ से देख लीजिए। बात समझ में आए? अगर आपको वीडियोस लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ गाइस वो डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको दिखाई देगा, कुछ नॉमिनल फीस पे करना रहेगा, एकदम नॉमिनल है, जिससे आप ना आराम से पूरा लेक्चर्स देख सकते हो। इतनी कम फीस है बच्चा लोग, समझ में आया? अब बच्चे बहुत सारे मैसेज करते हैं, सर आप फीस क्यों चार्ज कर रहे हो? बच्चा वो मैं इसलिए चार्ज कर रहा हूँ, मुझे भी देना पड़ता है, समझ में आया? वो एप्लीकेशन का फीस है, वो चार्जेस, तो ये सारे चार्जेस हमें भी पे करना पड़ता है। ओके, इसलिए मैंने एकदम नॉमिनल रखा ताकि आपको भी बजट में रहे, ताकि आप भी खरीदे। और मैंने अगर फ्री में कर दूंगा ना बच्चा लोग, तो क्या होगा, मेरा ही नुकसान होने वाला है, उसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी फ्री में। और जो चीज़ फ्री में मिलती है उसमें कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं है अच्छे से। बात समझ में आ गया? तो अगर आप फीस कुछ पे करते हो तो उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको याद रहता है कि मैंने पे किया और आप अच्छे से पढ़ाई करते हो। बात समझ में आ गया? सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी रहेंगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।